माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में बेटा चैप्टर बिलियन और चैप्टर नंबर 3 आपका रासायनिक बलगत की इन दो चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन दो चैप्टरों से बन सकते हैं बेटा, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा रासायनिक बलगतकी में। किसकी में बात करेंगे बेटा? रासायनिक बलगतकी में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा आपसे रासायनिक बलगतकी में, तो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में 2024 के लिए बेटा इम्पॉर्टेंट, अगर चैप्टर 3 में मैं बात करूं रासायनिक बलगतकी जो है, इस पूरे चैप्टर के जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है बेटा, उन टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर से इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा बेटा। जैसे पहला जो आपको तैयार करना है बेटा, अभिक्रिया की कोट के विषय में आप पढ़ लीजिए कि अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं या क्या होती है। तो देखिए, इसका अगर आपको आंसर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे बेटा, आंसर सहित मैं आपको ये वीडियो में करा देता हूँ। अभिक्रिया की कोट, तो देखिए अभिक्रिया की कोट क्या होती है बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया की कोट क्या होती है बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन करने से, जिनकी सांद्रता परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उन्हीं अभिकारक अणुओं की संख्या को बेटा अभिक्रिया की कोट कहते हैं। अगर हम लोग बात करें बेटा उदाहरण की, तो देखिए अगर हमने एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ से सोडियम एसीटेट और एथिल एल्कोहल बनता है बेटा। इस अभिक्रिया के जब आप वेग लिखेंगे तो ये आएगा K = this/this। तो अभिक्रिया की कोट क्या होती है बेटा? सांद्रता की जो घात होती है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता की जो घात होती है, तो देखिए इसकी घात 1 है और इसकी घात ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोट ही हो गई हमारे पास 2। कोट कितनी हो गई बेटा? जब एक और एक को जोड़ेंगे तो कोट ही हो जाएगी 2। यहाँ लिखा है, अतः अभिक्रिया की कोट कितनी होगी? 2 होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा, वो है अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए। अगर इसको आपको लिखना हो तो वहाँ किस तरह से आप लोग लिखेंगे, ध्यान देखिए। अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर, तो एक तरफ लिखिए बेटा अभिक्रिया की कोट और एक तरफ लिखिए अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की कोट में देखिए, यह एक प्रायोगिक मान है। याद रखना बेटा कि जो अभिक्रिया की कोट होती है कि एक प्रायोगिक मान होता है, जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है यह एक सैद्धांतिक मान होता है। जबकि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है बेटा, ये क्या होता है? एक सैद्धांतिक मान होता है। दूसरी बात यह है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनमें सांद्रण परिवर्तन होता है, उन अणुओं की संख्या जिनमें सांद्रण परिवर्तन होता है उसे कोट कहते हैं। जबकि अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आपकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इसके बाद अभिक्रिया की कोट बेटा, इसका मान 0 भी हो सकता है। जो अभिक्रिया की कोट है बेटा, इसका मान 0 भी हो सकता है। जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता है, इसका मान कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, कभी भी इसका मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट बेटा, यह एक भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। मतलब जो आपकी आणविकता है बेटा, कोट है, यह एक भिन्नात्मक कोट भी हो सकती है। जबकि जो आणविकता है बेटा, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या आएगा। आणविकता का मान सदैव एक क्या आएगी बेटा? पूर्ण संख्या आएगी। तो ये आपके अंतर हो गए आणविकता और कोटि में अंतर। इसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना है वो है बेटा छदम एका अणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि छदम एका अणुक अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो किस तरह से वहाँ लिखेंगे बेटा? छदम एका अणुक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो छदम एका अणुक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, जिनकी आणविकता जो है वो 2 या 2 से अधिक हो, परंतु कोट 1 हो, परंतु उसकी जो कोट है वो कितनी हो बेटा? 1 हो, छदम एका अणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है बेटा? छदम एका अणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब वो अभिक्रियाएं जिनकी जो
आणविकता है वो 2 से अधिक हो परंतु कोटि उनकी कितनी हो बेटा, 1 हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को आप लोग छदम एका आणुक अपक्रियाएं कहलाते हैं। इन्हें आभासी एका आणुक अपक्रिया भी कहा जाता है। इन्हीं अपक्रियाओं को बेटा आभासी एका आणुक अपक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें शर्करा का जल अपघटन, किसका बेटा, शर्करा का जल अपघटन। देखिए जब आप शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। तो अगर हम अपक्रिया का वेग लिखें तो अपक्रिया का वेग होता है केवल शर्करा पर निर्भर करता है, तो शर्करा की पावर 1 हो जाएगा बेटा। तो कोट क्या होती है, सांद्रता की घात को ही कोट कहते हैं, तो कोट हो गई 1। आणविकता क्या होता है, अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, तो एक शर्करा का मोल है और एक जल का है, तो अणुओं की संख्या हो गई 2, तो आणविकता हो गई 2, कोट 1 हो गई। तो यह एक छदम एकाणुक अपक्रिया है जिसकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोट 1 हो। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग छदम एकाणुक अपक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो आपको तैयार करना है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये तैयार करना है कि अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है बेटा अपक्रिया की आणविकता। कि आप अपक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं इसके विषय में लिखना है। तो देखिए अपक्रिया की आणविकता की अगर बात करें बेटा, तो किसी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा, किसी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। कि किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है उसी को हम लोग बेटा आणविकता कहते हैं। जैसे H2 + I2 बराबर गिव्स 2HI, तो दी गई अपक्रिया में आणविकता 2 है क्योंकि एक अणु है H2 का और एक अणु है I2 का, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आणविकता आ गई 2 बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है प्रथम कोटि की अपक्रिया। क्या तैयार करना है बेटा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया किसको कहते हैं, आपको ये याद करना है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया की बात करें बेटा, तो जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है बेटा, जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के, जो अभिकारक की सांद्रता है उसके प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उसे हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद बेटा आगे देखिए अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक का समीकरण। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक का समीकरण आपको तैयार करना है कि क्या होता है बेटा। तो इसको आपको कराया जा चुका है कि प्रथम कोटि अपक्रिया का जो व्यंजक होता है, सूत्र कैसे निगमन होता है उसकी आपको बात करना है, उसको तैयार करके जाना। इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया। कि शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे बेटा, शून्य कोटि की अपक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं बेटा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे हम शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा हाइड्रोजन तथा क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में 2HCl बनता है, तो यह एक आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया है क्योंकि इस अपक्रिया की जो दर है वो ना तो H2 की सांद्रता पर निर्भर करेगी ना ही Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको तैयार करना है बेटा वो है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक का समीकरण निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो माना बेटा कोई अपक्रिया A से P जा रही है जो कि शून्य कोटि की अपक्रिया है। तो मान लिया प्रारंभ में बेटा t = 0 पे A की सांद्रता है A0 और प्रोडक्ट है आपका 0। t = t समय बाद जो A की सांद्रता है AT जो है वो A0 - x के बराबर हो जाती है और प्रोडक्ट x बनता है। तो अगर हम अपक्रिया का वेग नियम से लिखें तो अपक्रिया का वेग नियम क्या होता है, -dA/dt समानुपाती होगा A की पावर 0, क्योंकि आपका जो A है वो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। तो -dA/dt इक्वल टू हो जाएगा k, क्योंकि जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक k आएगा, k × A की पावर 0। अब हमको पता है किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो बेटा वो 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा -dA/dt इक्वल टू k। -dA/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास k हो जाएगा। तो ये -dA इक्वल टू हो जाएगा k dt, -dA इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा k dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए बेटा समाकलन कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -dA k को बाहर ले लीजिए, समाकलन dt हो जाएगा। तो जब आप समाकलन करेंगे तो याद रखना बेटा dx का समाकलन होता है x, तो dA का समाकलन आ जाएगा a और t का समाकलन आ जाएगा बाहर t, तो kt, और समाकलन है तो यहाँ पे एक c नियतांक आ जाता है, जहाँ c को बेटा समाकलन नियतांक कहते हैं। यदि t = 0 हो जाए और a = A0 हो जाए, t = 0 है जब तो a = कितना है A0, जबकि जब t =
टी तथा ए नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या है बेटा, ये जो समीकरण 1 हमारा बना हुआ है इसमें टी और ए का वैल्यू रखते हैं, तो माइनस ए नॉट इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस ए नॉट। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस ए नॉट आ गई सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या बेटा, जो सी है उसका मान हमको रखना है समीकरण 1 में, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। अब ए नॉट ए क्या है बेटा, ए टी है, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू के टी बाई ए नॉट। तो अगर हम ए टी को इधर ले लें माइनस उधर ले जाएं तो ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा बेटा। यही शून्य कोटि अवक्रिया के लिए वेग समीकरण होता है, यही शून्य कोटि अवक्रिया के लिए वेग समीकरण होता है। ठीक बेटा, तो ये आपका हो गया शून्य कोटि अवक्रिया का पूरा समाकलन प्रूव कर दिया मैंने। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना है वो है बेटा अवक्रिया का वेग नियम। क्या है बेटा, अवक्रिया का वेग नियम। तो देखिए अवक्रिया का वेग नियम क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अवक्रिया का वेग नियम पर टिप्पणी। तो अवक्रिया का वेग नियम बेटा, किसी अवक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोला जा रहा है बेटा कि किसी भी अवक्रिया का जो वेग होता है, किसी भी अवक्रिया का जो क्या होता है बेटा वेग होता है, वह उसके अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। मान लिया कोई अवक्रिया बेटा ए प्लस बी दो उत्पाद दे रहा है, जहाँ पे ए बी जो है रस समीकरणमितीय गुणांक है। जो ए बी है बेटा वो आपके पास क्या है, रस समीकरणमितीय गुणांक है आपके। अगर हम बात करते हैं बेटा अवक्रिया के वेग के, तो अवक्रिया का वेग क्या होगा बेटा, dx बाई dt समानुपाती हो जाएगा a की पावर x प्लस b की पावर y। तो यहाँ पे जो आपकी सांद्रता की पावर होता है इसको कोट कहते हैं। तो x और y जो है a b के बराबर हो भी सकते हैं इस वाले के, और नहीं भी हो सकती, ये भी याद रखना। तो dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा k a नॉट a की पावर x प्लस b की पावर y। यहाँ k को हम लोग बोलते हैं बेटा समानुपाती स्थिरांक या विशिष्ट अवक्रिया वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक, इसके कई नाम होते हैं। k को या तो आप बोलिए बेटा समानुपाती स्थिरांक, या बोलिए विशिष्ट अवक्रिया वेग स्थिरांक, या बोलिए वेग स्थिरांक या वेग गुणांक बोलिए। ठीक, यहाँ तक आपको डन। और लास्ट टॉपिक जो आपको बेटा इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा अवक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अगला जो लास्ट और टॉपिक आपको तैयार करना है वो है बेटा अवक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा वो है अवक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो देखिए उसको आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे अवक्रिया का वेग पूछा जा रहा है वहां पर तो क्या लिखेंगे बेटा। तो अवक्रिया के वेग की बात करें बेटा, तो अवक्रिया की दर, अवक्रिया के वेग को ही अवक्रिया की दर भी कहते हैं बेटा। ठीक है, एकांक समय में अवक्रिया किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अवक्रिया की दर कहते हैं। इसे अवक्रिया का वेग भी कहा जाता है। यानी कि एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग उस अवक्रिया की दर कहते हैं। और इसी दर को बेटा आप लोग वेग भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है बेटा, वेग भी कहा जा सकता है। तो अवक्रिया के वेग की बात करते हैं। तो अवक्रिया का वेग क्या होता है बेटा, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो अवक्रिया का वेग इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या होता है बेटा, सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी होता है समय अंतराल। अवक्रिया की दर का मात्रक, तो अवक्रिया की दर का मात्रक होता है बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड या वायुमंडल पर सेकंड। ठीक है, ये दो आपके मात्रक होते हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर बेटा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे मैंने करा दिए हैं। बस इतने टॉपिक्स को आप इस चैप्टर में पढ़ के चले जाइए, इससे बाहर का कोई भी सवाल आपसे इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेटा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और विद सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन जैसे आपसे बोला गया था बेटा, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का जो नियम है उसको लिखना है और इसकी सीमाओं को लिखना है। ये क्वेश्चन 2008 में, 12 में, 13 में, 18 में और 23 में बोर्ड ने आपसे पूछा है और इस साल के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं बेटा। सबसे पहले राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में वाष्प दाब, किसी विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन
विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब राउल्ट ने बताया था कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, जो वाष्प दाब का बेटा आपका क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है, वो उस विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का अगर हम सूत्र लिखें बेटा, तो ये होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट ए माइनस पी एच डिवाइड बाई पी नॉट ए, और ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज NB बटे ए। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है बेटा, जहाँ P नॉट ए आपका बताता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P नॉट ए क्या बताता है कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS आपका बताता है विलयन का वाष्प दाब। Na आपको बताता है बेटा विलायक के मोल, तथा NB आपको बताता है विलायक के मोल, ठीक है, वो विलेय के मोल। तो ये आपका पूरा फार्मूला हो गया। फिर सीमाओं की अगर बात करें बेटा, तो पहली बात यह है कि जो राउल्ट का नियम है बेटा, वो तनु विलयनों पर लागू होता है। ये नियम केवल और केवल उन विलयनों पर लागू होगा बेटा जो बहुत ज्यादा तनु होंगे, जो बहुत ज्यादा क्या होंगे बेटा, तनु होंगे। सेकेंड बात, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं, और जो सांद्र विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखना बेटा। अगला पॉइंट ये है कि यह विलयन केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब ये जो नियम है ये केवल अवाष्पशील पदार्थ के जो विलयन होंगे उन्हीं पर लगेगा। मतलब जो विलेय होना चाहिए वो अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय क्या होना चाहिए बेटा आपका, अवाष्पशील होना चाहिए। अगली अगर हम सीमा देख, चौथी अगर हम लोग बात करें सीमा की, तो वो होता है बेटा वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। कि अगर आपका विलयन जो है वो वैद्युत अपघट्ट का है, किसका बेटा, वैद्युत अपघट्ट मतलब ऐसा विलयन है जिसमें आयन पाए जा रहे हैं, तो उसमें भी ये नियम नहीं लागू होता है। पांचवा पॉइंट ये है बेटा कि जो पदार्थ विलयन में सगुणित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलयन में सगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन में भी राउल्ट का नियम पालन नहीं किया जाता। मतलब वो पदार्थों में भी राउल्ट का नियम नहीं लगता है जो विलयन में सगुणित हो जाते हैं। तो ये इसकी सीमाएं हो गई। इतना लिखोगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे बेटा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की, जो आपसे बोर्ड ने पूछा था, वो है हेनरी का नियम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेटा हेनरी का नियम लिखना है। इस क्वेश्चन को 2002 में, 12 में, 14 में, 18 में बोर्ड ने पूछा है, और इसको भी देख लेते हैं बेटा। देखिए और भी सालों में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वही तो मैंने अपना मॉडल पेपर से लिखा था। तो ये आपका ज्यादातर देखिए हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हेनरी का नियम। तो देखिए आप किस तरह से करेंगे बेटा। हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, जो गैस घुली हुई है उसका द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। उसका जो द्रव्यमान होता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा दाब के, तो m। अब हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक KH आता है बेटा, कांस्टेंट आ जाएगा KH बराबर P। तो यहाँ पे m होगा घुली हुई गैस की ग्राम में मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा ग्राम में, बटे P को मतलब होता है बेटा साम्य अवस्था पर गैस का दाब, और KH का मतलब होता है समानुपाती स्थिरांक, अथवा इसी को हम लोग हेनरी स्थिरांक भी बोलते हैं। तो KH को बेटा समानुपाती स्थिरांक बोलिए या हेनरी स्थिरांक बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है बेटा राउल्ट का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि राउल्ट का नियम लिखिए। किसका निकला है बेटा, राउल्ट का। तो देखिए राउल्ट का नियम अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2010 में, 11 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 17 में, 19 में और 22 में इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे पूछा है बेटा। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट ने बताया था कि किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, जो आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन होगा उसका जो वाष्प दाब होगा, उसका जो क्या होगा बेटा, वाष्प दाब होगा, वह उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वह उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये नियम उन्होंने बताया था। तो राउल्ट ने अपना जो नियम दिया था उसके अनुसार ये है कि निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यक्स ऑफ विलायक, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो ये है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में और 22 में आपसे पूछा है बेटा। देखिए समपरासारी विलयन, जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। जिन विलयनों का परासरण दाब आपका समान होता है उन विलयनों को आप लोग बोलते हैं बेटा समपरासारी विलयन। उनको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, समपरासारी विलयन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोललता में क्या संबंध है? मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता में क्या संबंध है? बोर्ड ने बेटा इसको 2002 में, 4 में, 5 में, 11 में, 13 में, 15 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा है और इस साल के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता में संबंध। तो क्वथनांक उन्नयन जो है बेटा वो बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता के। किसके बराबर होता है बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता के बराबर होता है। क्वथनांक उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से लिखते हैं, तो डेल्टा टीबी। मोलल उन्नयन स्थिरांक को बेटा हम लोग केबी से दिखाते हैं और मोललता को यम से दिखाते हैं। तो सूत्र हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी यम। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच में संबंध का व्यंजक लिखिए। तो आपको सबसे पहले पूछा गया बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाते हैं तो वाष्प दाब में होने वाली कमी अर्थात P0A माइनस PS तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि P0A के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू हो जाएगा P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A, ये हो जाएगा। अब अगला सवाल इसमें आपसे पूछा गया है बेटा, विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन, विलेय के, ये थोड़ा गलत लिख गया बेटा, यहाँ पे होगा विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बीच में संबंध। तो देखिए हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा, विलेय में मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में संबंध। तो देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। माना किसी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब PS। मान लिया कि कोई आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है जिसका वाष्प दाब कितना है बेटा PS तथा विलायक का वाष्प दाब है P0A। मान लिया कि उसके विलायक का वाष्प दाब कितना है बेटा P0A है। तो राउल्ट के नियम अनुसार विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यक से। अब हम समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K लाएंगे बेटा, जहां K एक समानुपाती नीतांक है और जो K है वो हमारा एक समानुपाती नीतांक है बेटा। अब देखिए शुद्ध विलायक के लिए अगर हम बात करें तो मोल प्रभाज का मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। तो वाष्प दाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा P0A के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? P0A के बराबर। तो समीकरण 1 में K की जगह P0A रखने पर जब आप P0A रखेंगे तो PS इक्वल टू हो जाएगा P0A यक से। ठीक है। अब यदि विलेय में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज यक्स भी हो, अगर विलेय का जो मोल प्रभाज है वो यक्स भी हो, तो हम लोग मोल प्रभाज का योगफल हमको पता है विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है बेटा। अब यहाँ तक अगर हो गया तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से विलायक के मोल प्रभाज XA की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1 माइनस XB बेटा। अब आगे देखिए, जाई A का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जाई A जो है इसका मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? PS बराबर हो जाएगा P0A 1 माइनस XB बेटा। तो PS बराबर, अब P0A को अंदर भेज दीजिए तो P0A माइनस P0A XB हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से क्या करिए कि PS को उधर ले जाइए और P0A XB को इधर ले आई तो P0A XB बराबर P0A माइनस PS हो जाएगा बेटा। तो P0A माइनस PS बराबर हो जाएगा आपका बेटा P0A XB। तो अब यहाँ से अगर P0A को हम डिवाइड में ले आए तो P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A बराबर JB हो जाएगा। जो P0A माइनस PS को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, P0A माइनस PS को डिवाइड बाई P0A को बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो यही आपका सूत्र हो गया जो हमको निगमन करना था कि मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में संबंध। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का वो ये है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आपको परासरण दाब को परिभाषित करना है तथा परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध स्थापित करना है। देखिए ये क्वेश्चन 2002 में, 8 में, 14 में, 16 में, 22 में बोर्ड आपसे पूछ चुका है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो परासरण दाब की हमको परिभाषा लिखना है। तो देखिए बेटा परासरण दाब क्या होता है। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति करते हैं। जो परासरण की क्रिया होती है बेटा, इसमें विलायक के अणु जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति करते हैं। इस गति को रोकने के लिए
जो दाब लगाया जाता है उसे पराशर दाब कहते हैं। उसी दाब का नाम क्या होता है बेटा? पराशर दाब होता है। उदाहरण की बात करें बेटा, पेड़ों द्वारा जल को जड़ों से शाखाओं तक पहुंचना इसका एक उदाहरण होगा। किशमिश का फूल जाना, ये सब आपके पराशर दाब के उदाहरण होते हैं। अब अगला सवाल इसी में पूछा गया बेटा कि पराशर दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध स्थापित करना। तो देखिए, पराशर दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, तो बॉयल वान हाफ के नियम से बेटा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप यानी कि T पर पराशर दाब P आयतन V के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। बॉयल वान हाफ के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर पराशर दाब जो है आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो P व्युत्क्रम अनुपाती 1/V हो जाएगा। V वह आयतन है जिसमें विलेय का 1 मोल गुला है। तो सांता का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोल बटे आयतन, तो मोल हो गया 1, तो 1/V बराबर हम C लिख सकते हो। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आपने C यूज कर दिया। स्थिर ताप पर विलयन का पराशर दाब उसके सांता के समानुपाती, अर्थात आप यहां से कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर जो विलयन का पराशर दाब होता है वो सांता के समानुपाती होता है। सांता क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। अब दूसरा नियम होता है बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, चार्ल्स वान हाफ नियम से क्या होता है बेटा? इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, किसमें बेटा? स्थिर सांद्रता पर विलयन का पराशर दाब, स्थिर सांद्रता पर विलयन का जो पराशर दाब होता है वह उसके ताप के समानुपाती होता है। वो ताप के क्या होता है? समानुपाती। तो स्थिर सांद्रता पर आपके विलयन का पराशर दाब P जो है परम ताप के समानुपाती T के समानुपाती हो जाएगा। यहां तक हो गया बेटा। ये 2 नियम हो गए, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए बेटा, अवोगाद्रो वान हाफ नियम से, इस नियम के अनुसार यदि 2 विलयनों के ताप व सांद्रताएं समान हो तो उसमें मोलों की संख्या भी समान होती है। कि इस नियम के अनुसार यदि 2 विलयन है जिसमें ताप और सांद्रता अगर उनकी समान है तो उनके मोलों की संख्या भी क्या होगी बेटा? समान होगी। देखिए, वान हाफ समीकरण से समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा CT। तो P अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे R नीतांक ले आएंगे, तो P बराबर हो जाएगा CRT। यहाँ C का मतलब होता है मोल बटे आयतन, तो हो जाएगा P बराबर NV/RT बेटा। PV बराबर V को इधर भेज देंगे तो PV बराबर NRT। PV बराबर कितना हो जाएगा? NRT। N क्या होता है बेटा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, मतलब W/MB। तो यहाँ लिखेंगे PV बराबर हो जाएगा WRT/M। तो M का मान निकालना है तो हो जाएगा WRT/PV। यहाँ M का मतलब होता है विलेय का अनुभार, W का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, R का मतलब होता है विलयन स्थिरांक, इसे R से भी दिखा सकते हैं। P लिखो या पाई लिखो, इन दोनों का मतलब होता है पराशर दाब। V का मतलब होता है आयतन और T का मतलब होता है विलयन का ताप। तो ये आपका पूरा संबंध हो गया बेटा। तो ये आपके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 1 के आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।